हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्री जीपीबी चैनल। आज हम लोग क्रॉप फिजियोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं। क्रॉप फिजियोलॉजी एक बायोलॉजिकल साइंस है जिसमें कि हम क्रॉप के अंदर होने वाली वाइटल एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करते हैं। वाइटल एक्टिविटीज में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, पौधों के अंदर हो या फिर एनिमल्स के अंदर हो, ह्यूमन बींग्स के अंदर हो, ये जो भी वाइटल एक्टिविटीज हैं ये सभी जो है स्टडी की जाती है फिजियोलॉजी के अंतर्गत। हालांकि जब हम क्रॉप फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो हम केवल उसमें क्रॉप के अंदर होने वाली जो एक्टिविटी है उनकी जो है स्टडी करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो क्रॉप फिजियोलॉजी है इसके फादर जो है स्टीफन हेल्स हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी वाइटल एक्टिविटीज की स्टडी की, इसलिए इनको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम रेस्पिरेशन की स्टडी करते हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या है कि भाई देखिए, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो ये एक प्रकार से ऑक्सीडेशन का काम करती है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है, जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है, एटीपी मिलती है, चाहे वो पौधों को हो या फिर चाहे हमको हो, ह्यूमन बींग्स को हो। तो एटीपी जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है। रेस्पिरेशन का मेन मकसद यही होता है कि हम जो है ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करें और उससे जो अपने अंदर ग्लूकोज है उसको हम ऑक्सीडाइज करें, जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको हम ऑक्सीडाइज करें। ऑक्सीडाइज करने के बाद उससे हम एनर्जी जो है गेन करें। तो एटीपी को एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। जिस तरीके से हम करेंसी को देकर के कोई भी चीज खरीद सकते हैं, उसी तरीके से हम एटीपी को देकर के एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग, जैसे कि हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस भी एक वाइटल एक्टिविटीज है। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब वो चाहे सोलर लाइट हो चाहे आर्टिफिशियल लाइट हो, लेकिन लाइट के प्रेजेंस में अगर सिंथेसिस होती है तो उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कहलाते हैं। इनमें जो क्लोरोफिल होता है, जिसके वजह से ये हरे कलर के होते हैं। इन्हीं पार्ट्स में जो है, हरे पार्ट्स में जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है ये दो तरीके से होती है, एक लाइट रिएक्शन, दूसरी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रेना होता है उसमें होती है, जबकि जो डार्क रिएक्शन है वो स्टोमा में होती है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जो सोलर एनर्जी है, मतलब जो लाइट है, उसको जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी में, और यही एटीपी जो है ये CO2 के रिडक्शन में जो है काम आती है। जब स्ट्रोमा में जो है डार्क रिएक्शन होती है तो वहां पे CO2 के रिडक्शन में यही एटीपी काम आती है। तो इसमें क्या होता है कि CO2 को रिड्यूस कर दिया जाता है, उसका रिडक्शन कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, जो कि अल्टीमेट एक ऑब्जेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस का, मतलब एक लास्ट में जो प्रोडक्ट होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही बनाना है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों को मिला करके फिर जो है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। देखिए, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है इसमें H2O का ऑक्सीडेशन होता है। H2O को ऑक्सीडेशन होता है जिससे कि ऑक्सीजन निकलती है, और CO2 का रिडक्शन होता है जिससे कि कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस है वो उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये एक प्रकार से रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इसमें क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस तरीके से ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो इन सारी एक्टिविटीज की जो स्टडी है वो हम क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें जो है हम जानेंगे कि आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है और हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है। साथ ही साथ हम डिफ्यूजन को समझेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर को समझेंगे, ऑस्मोसिस को समझेंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर को भी समझेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको समझना है सोल्यूशन। ठीक है, जब आप सॉल्वेंट, विलायक सॉल्वेंट में जो है सॉल्यूट डालते हैं तो धीरे 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 ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ये इस सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाते हैं, इस सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाते हैं। अब एक निश्चित टाइम के बाद अगर आप लगातार जो है इसमें सॉल्यूट डालते रहते हैं तो क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। तो अगर हम कंपेयर करें, मान लीजिए हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए है और एक सॉल्यूशन बी है। इसमें भी हमने जो है कुछ सॉल्यूट डाले हुए हैं और इसमें भी हम कुछ सॉल्यूट डाले हुए हैं। तो अभी देखिए, ये जो बी सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। मतलब यहाँ पे हमने मान लीजिए चीनी डाली हुई है, चीनी एज ए सॉल्यूट डाली हुई है, तो चीनी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि यहाँ पे चीनी का कंसंट्रेशन कम है। तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, ये जो सॉल्यूशन होगा ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, और ये जो सॉल्यूशन है ये जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, ये जो है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल रहे हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए इन दोनों में, ये जो सॉल्यूशन ए है और सॉल्यूशन बी है, अगर इनमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो है वो सेम हो जाए, अगर सेम हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो दो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंपोजिशन है वो सेम है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर एक सॉल्यूशन के कंपैरिजन में दूसरे में जो है सॉल्वेंट
कम है और सॉल्यूट ज्यादा है तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और अगर सॉल्यूट कम है सॉल्वेंट ज्यादा है तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसी से रिलेटेड चीजें रहेंगी, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तभी आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हिंदी में विसरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हिंदी में विसरण भी बोलते हैं। अब विसरण क्या होता है, जनरली आप लोग पढ़ते हो कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसा कि आप देखते हैं जब हम चीनी के पार्टिकल्स को पानी में डालते हैं तो ये डिजॉल्व होने लगते हैं। डिजॉल्व होने लगने का मतलब यह है कि इनका डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम जो है कोई चीनी का पार्टिकल्स इस पानी में डालते हैं तो ये डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए चीनी का जो पार्टिकल्स है, यहाँ पे चीनी के पार्टिकल्स जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि पानी में तो चीनी है ही नहीं, तो कंसंट्रेशन लो है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है वो डिफ्यूजन कहलाता है, वो डिफ्यूजन कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, अच्छा इसका दूसरा एग्जांपल अगर हम ले तो केमिकल की अगर बोतल जो है आप ओपन करते हैं तो क्या होता है कि वो केमिकल पूरे रूम में, पूरे कमरे में फैल जाता है और आपको थोड़ी सी स्मेल जो है आने लगती है। इसका मतलब वो जो केमिकल के पार्टिकल्स हैं वो जो है पूरे रूम में फैल गए हैं। या फिर आप सैनिटाइजर का यूज करते थे, सैनिटाइजर आप देखते थे कि कुछ देर बाद इन्वायरमेंट में आपको महसूस होने लगता था कि यहाँ पे सैनिटाइजर का स्प्रे हुआ है। तो दिस इज आल्सो ए एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि बोतल में कंसंट्रेशन ज्यादा है, इन्वायरमेंट में उसका कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम अगरबत्तियां जलाते हैं और वो आप देखते हैं कि उसकी जो स्मेल है वो जो है पूरे कमरे में या फिर जो भी घर है वहां पे फैल जाती है, तो दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये सभी जो है डेली लाइफ में आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, जो भी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो रहा होता है, जिसमें डिफ्यूजन हो रहा होता है, उसमें एक प्रेशर बनता है, उस पर एक डिफ्यूजन के लिए प्रेशर बनता है। इस प्रेशर को हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। इस प्रेशर को हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। जैसे कि ये पार्टिकल्स है, अगर ये डिफ्यूजन कर रहा है तो यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है, इसको जो कि डिफ्यूजन के लिए प्रेरित करता है। दिस इज प्रेशर, दिस प्रेशर इज नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, तो अभी डिफ्यूजन प्रेशर आप समझ गए। अब देखिए फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि डिफ्यूजन की रेट को प्रभावित करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे जो हमने सोल्यूशन लिया, सॉल्वेंट लिया है, जो हमने विलायक लिया है, अगर ये पहले से कंसंट्रेटेड होता तो डिफ्यूजन यहाँ पे डिक्रीज हो जाता। अगर हम जो सॉल्वेंट ले रहे हैं अगर वो पहले से कंसंट्रेटेड है तो डिफ्यूजन जो है डिक्रीज हो जाएगा। अगर सॉल्वेंट बिल्कुल प्योर है तो फिर कंसंट्रेशन हाई होगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, जैसे कि आप चीनी अगर पानी में डालते हैं, अगर ठंडा पानी है तो जल्दी जो है डिजॉल्व नहीं होगी चीनी, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये जो पार्टिकल्स हैं इनका डिफ्यूजन जल्दी होता है। दूसरी चीज, अब ये जो पार्टिकल्स हम डाल रहे हैं इनकी डेंसिटी क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है डिफ्यूजन रेट। अगर डेंसिटी हाई है, जैसे कि अगर चीनी को हम डालते हैं पानी में तो वो जल्दी नहीं डिजॉल्व होती है, जबकि नमक को अगर हम डाल दें तो जल्दी डिजॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि पार्टिकल की डेंसिटी क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर कम डेंसिटी है तो डिफ्यूजन रेट ज्यादा होता है, जबकि अगर कम हाई डेंसिटी है तो फिर डिफ्यूजन रेट कम हो जाता है। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि डिफ्यूजन को प्रभावित करते हैं। अभी हम समझ लेते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अभी हम लोग समझ लेते हैं ऑस्मोसिस क्या है। तो ऑस्मोसिस जो प्रक्रिया है वो जस्ट इसके अपोजिट है। ऑस्मोसिस जो है वो जस्ट इसके जो है अपोजिट है। ऑस्मोसिस को हम बोलते हैं परासरण। ऑस्मोसिस को हम हिंदी में परासरण बोलते हैं। अब देखिए परासरण की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, जस्ट अपोजिट है उसके। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई जाती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सॉल्वेंट को तो एंट्री देगी लेकिन सॉल्यूट को एंट्री नहीं देगी, तो ये कहलाती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सपोज दैट यहाँ पे हमने जो है अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमने रख दिया हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और यहाँ पे हमने रख दिया हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, इधर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है और यहाँ पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। और ये जो है ये जो बोतल है ना, ये पूरी तरीके से पैक नहीं है, ये पूरी तरीके से पैक नहीं है। इधर क्या है, ये सेमी परमिएबल है, ये जो है सेमी परमिएबल एक प्रकार से है और इसको हमने इस तरीके से ज्वाइंट करा दिया। ये जो है सेमी परमिएबल एक लेयर लगा दी। तो क्या होगा कि ये जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट कम है, तो यहाँ से जो सॉल्वेंट है वो निकल करके इधर जाने लगेगा, इस तरफ जाने लगेगा। मतलब जो पानी है वो जो है इधर जाने लगेगा
तब तक इसका मूवमेंट होगा जब तक कि ये दोनों सोल्यूशन जो है ये आइसोटोनिक ना हो जाए, इक्विलिब्रियम जो है स्टेब्लिश ना हो जाए। तो इसी तरीके से इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का। कौन से मॉलिक्यूल्स? सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे इनका मूवमेंट हो रहा है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इस तरीके की मूवमेंट को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। अब अगर हम लिविंग सेल की बात करें, अगर हम लिविंग सेल की बात करें, अच्छा यहीं पे आप ऑस्मोटिक प्रेशर को भी समझ लीजिए। ये जैसा कि मैंने कहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है यहाँ पे एक प्रेशर बनता है, यहाँ पे एक प्रेशर बनता है। जितना ज्यादा सॉल्यूट जो है डालेंगे आप सोल्यूशन में, जितना ज्यादा जो है आप जैसे चीनी अगर डाल रहे हैं तो चीनी अगर डालते हैं तो जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा सोल्यूशन उतना ज्यादा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है कि ऐसा प्रेशर जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को खींच ले अपनी तरफ और उसको इक्विलिब्रियम में लेकर के आ जाए। तो जैसे जो हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें एक प्रेशर जनरेट होता है जिससे कि वो सॉल्वेंट को अपनी तरफ खींचता है, तो इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतना ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ठीक है। तो इस चीज को उम्मीद है आप लोग समझे होंगे, ठीक है। अभी हम जो है लिविंग सेल की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से उसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। जैसे कि आप रेजिन जानते हैं, किशमिश जानते हैं। रेजिन में क्या होता है कि भाई रेजिन किशमिश, अगर इस किशमिश को हम पानी में डाल दें, अगर इस किशमिश को हम पानी में डाल दें तो क्या होगा कि ये किशमिश जो है ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके और अंगूर में परिवर्तित हो जाएगी, ग्रेप्स में परिवर्तित हो जाएगी। कहने का मतलब यह है ये फूल जाएगी। तो फूलने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे जो किशमिश थी, ये जो किशमिश थी यहाँ पे जो इसके अंदर जो सेल सैप भरा हुआ है उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि यहाँ पे पानी में तो कंसंट्रेशन है ही नहीं, ठीक है। तो इससे ये पानी जो है, ये जो सॉल्वेंट है ये जो है मूव करेगा इसके अंदर जब मूव करेगा तो ये जो है फूल जाएगी पानी को अंदर अवशोषित करने के बाद, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो रहा है सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। लेकिन इसको हम इंडो ऑस्मोसिस कहेंगे, इसको हम इंडो ऑस्मोसिस कहेंगे। इंडो ऑस्मोसिस क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक्सटर्नल जो सॉल्वेंट है वो इंटरनल एंट्री कर रहा है, मतलब सेल के अंदर एंट्री कर रहा है, तो इसलिए हम इसको इंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं, इसलिए हम इसको इंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। अच्छा, जब ये पानी अंदर जाता है, सेल के अंदर जाता है, तो क्या होता है कि इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो बढ़ने लगता है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो बढ़ने लगता है। मान लीजिए ये सेल है और इसका प्रोटोप्लाज्म जो है ये बढ़ने लगता है और बढ़ करके ये वाल की तरफ एक प्रेशर लगाता है, जो सेल वाल है उसकी तरफ एक प्रेशर लगाता है, उसकी तरफ एक प्रेशर लगाता है। इस प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर, इस प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर, इस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है। अब देखिए ये जो टर्गर प्रेशर है, जब ये सेल वाल पे एक प्रेशर लगाता है तो सेल वाल इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोटोप्लाज्म पे एक प्रेशर लगाता है, जिसको बोलते हैं वाल प्रेशर, इसको बोलते हैं वाल प्रेशर, इसको बोलते हैं वाल प्रेशर। एक निश्चित समय के बाद ये जो वाल प्रेशर है और टर्गर प्रेशर है ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं टीपी इक्वल टू WP, ठीक है। एक निश्चित समय के बाद टीपी जो है वो बराबर हो जाता है वाल प्रेशर की, क्योंकि एक निश्चित समय बाद फिर ये फूलना बंद कर देगी। तो इस तरीके से टर्गर प्रेशर जो है वो वाल प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इंडो ऑस्मोसिस समझ में आया होगा। अभी हम लोग समझ लेते हैं एक्सो ऑस्मोसिस क्या है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किशमिश को हम जो है पानी में डाल रहे हैं, अब इसी का हम जस्ट जो है अपोजिट कर दें, ग्रेप्स ले लें, अंगूर ले लें, अंगूर ले लें भाई, और इसको हम हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में डाल दें, मतलब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दें, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दें, मतलब यहाँ पे चीनी बहुत ज्यादा है, चीनी बहुत ज्यादा है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। अब जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, अब जब आप अंगूर इसमें डालेंगे, इसके अंदर जो पानी का अमाउंट है ज्यादा है, मतलब ये जो इसका सेल सैप है ये हाइपोटोनिक है, ये क्या है, हाइपोटोनिक है, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। और हमने जो यहाँ पे घोल बना रखा है ये क्या है, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। तो इसका जो सेल सैप है यहाँ से पानी निकल करके इस सोल्यूशन में आने लगेगा, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से पानी निकल करके इस सेल सैप से पानी निकल करके और इस सोल्यूशन में आ जाएगा, अंगूर है ये सिकुड़ जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी जो है इंटरनल
मतलब सेल के अंदर से बाहर आ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, तो अभी आपने इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस को समझ लिया, वाल प्रेशर, टर्गर प्रेशर, इन सारी चीजों को समझ लिया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपने डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को समझा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।